दोस्तों आज अगर आपसे पूछा जाए कि स्पोर्ट्स शूज सेगमेंट में सबसे बड़ा ब्रांड कौन सा है तो आप कहेंगे नाइकी। बट यही सवाल अगर आपसे 20-30 साल पहले पूछा जाता तो आपका जवाब होता रीबॉक। जी हाँ, रीबॉक ही वो ब्रांड था जिसने वर्ल्ड लेवल पर स्पोर्ट्स शूज की हाइप क्रिएट की थी। इन्होंने एथलीट्स के लिए, प्लेयर्स के लिए और वुमेन्स के लिए भी पहली बार फ्री स्टाइल शूज बनाए, जिसके चलते 1980s में ये ब्रांड वर्ल्ड फेमस हो गया। बड़े बड़े एथलीट से लेकर सेलिब्रिटीज तक हर कोई रीबॉक के शूज पहनने लगा। उस टाइम रीबॉक ने रेवेन्यू के मामले में नाइकी और एडिडास दोनों को पीछे छोड़ दिया था। बट फिर भी एक टाइम के बाद कुछ ऐसा हुआ कि रीबॉक के शूज मार्केट से गायब होने लगे। लोगों ने इनके शूज खरीदने ही बंद कर दिए। पर सवाल ये उठता है कि क्यों एक वर्ल्ड फेमस ब्रांड को लोगों ने रातों रात खरीदना बंद कर दिया? क्यों उस ब्रांड का आज कोई जिक्र ही नहीं कर रहा जो एक टाइम पर MS धोनी के बैट पर हुआ करता था? इसीलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह ब्रांड शुरू कैसे हुआ, कैसे इन्होंने नाइकी को बीट किया और ऐसा तो क्या ही हो गया कि रीबॉक आज पूरी तरह से खत्म हो चुका है। 1895 ये वो टाइम था जब इंग्लैंड में एक 14 साल के लड़के जोसेफ विलियम फोस्टर ने अपने रूम से ही स्पाइक्ड रनिंग शूज डिजाइन करने स्टार्ट किए। फिर 4-5 साल की मेहनत के बाद 1900 में इन्होंने JW फोस्टर नेम से अपना पहला बिजनेस शुरू किया। बिजनेस थोड़े ही टाइम में अच्छा चलने लगा था, जिसके चलते फोस्टर ने एक छोटी सी फैक्ट्री ओपन की जहां वो एथलीट्स के लिए रनिंग शूज मैन्युफैक्चर करने लगे। फिर धीरे धीरे लोग इनके रनिंग शूज को पसंद करने लगे और देखते ही देखते ये पूरे यूनाइटेड किंगडम में फैल गए। फिर कई सालों बाद 1958 में फोस्टर के ग्रैंडसन्स जेफ और जॉय ने मिलकर रीबॉक की शुरुआत की। उस टाइम जेफ 18 मंथ्स के लिए जर्मनी गए थे। वहां उन्होंने एडिडास और प्यूमा से सीखा कि आखिर अच्छी क्वालिटी के शूज बनाए कैसे जाते हैं, ताकि वो सेम टेक्निक्स अपने बिजनेस में भी अप्लाई कर सके। तो जर्मनी से वापस आकर दोनों भाइयों ने अब बिजनेस में कुछ चेंजेस करने का सोचा, पर अफसोस बाकी के फैमिली मेंबर्स ने मना कर दिया और ये कुछ कर भी नहीं सकते थे क्योंकि बिजनेस अभी भी इनके पिताजी और चाचा जी के हाथ में था। पर दोनों ब्रदर्स को ये भी पता था कि एडिडास और प्यूमा बहुत तेजी से सॉकर मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं, इसीलिए इन्होंने कंपटीशन में जाने की बजाय एथलेटिक शूज पर ही फोकस बनाए रखा और बाद में US मार्केट में भी एंटर होने का सोचा। बट यहाँ एक प्रॉब्लम थी, अमेरिकन मार्केट में एंटर होना पहले भी उतना ही मुश्किल था जितना आज है। इसीलिए फोस्टर ब्रदर्स को पहले कुछ साल तो कोई डिस्ट्रीब्यूटर ही नहीं मिला। फिर अंततः 1979 में एक अमेरिकन बिजनेसमैन पॉल फायरमैन की नजर रीबॉक पर पड़ी और फिर उन्होंने दोनों भाइयों के साथ डील साइन की कि वो अब रीबॉक को पूरे US में स्प्रेड करेंगे और यहाँ से कंपनी को नेम मिला रीबॉक USA लिमिटेड। फायरमैन ने उस साल 3 नए शूज मार्केट में लॉन्च किए और वो लोगों को इतने पसंद आए कि सिर्फ 2 साल में रीबॉक की सेल्स $1.5 मिलियन के पार पहुंच गई। पर रीबॉक अब भी बहुत छोटा ब्रांड था क्योंकि मार्केट को नाइकी रूल कर रहा था, इसलिए रीबॉक को स्टैंड आउट करने का मौका नहीं मिल रहा था। बट 1982 में इन्हें एक अपॉर्चुनिटी दिखी। इन्होंने नोटिस किया कि सभी ब्रांड्स सिर्फ मेंस के लिए ही शूज बना रहे हैं, व्हाट अबाउट विमेन्स? इसीलिए रीबॉक ने अमेरिकन मार्केट की वुमेन मर्चेंडाइज में पोटेंशियल देखा और पहली बार विमेन्स के लिए एरोबिक शू बनाया जिसका नाम था रीबॉक फ्री स्टाइल। अब कहने को तो ये नॉर्मल स्पोर्ट शूज थे, पर विमेन्स को ये इतने पसंद आए कि लॉन्च के 1 साल के अंदर अंदर सेल $13 मिलियन के पार पहुंच गई। फिर इसके 2 साल बाद यानी 1985 में ये नंबर 13 मिलियन से $310 मिलियन के पार पहुंच गया और उसके भी 2 साल बाद 1987 में तो सेल $1 बिलियन क्रॉस कर गई और ऐसे ईयर 1989 में रीबॉक ने $1.8 बिलियन की सेल के साथ स्पोर्ट्स वेयर जायंट नाइकी को पीछे छोड़ दिया। यानी मात्र 10 सालों में रीबॉक स्पोर्ट्स वेयर में वर्ल्ड का नंबर 1 ब्रांड बन चुका था। बट फिर कुछ ऐसा हुआ जो रीबॉक ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। इतने बड़े मुकाम पर पहुंचने के बाद रीबॉक ने कुछ ऐसी गलतियां की जिनकी वजह से ये कंपनी लगातार अपने कस्टमर्स को खोने लगी। इनके शूज सेलिब्रिटीज और एथलीट्स तो छोड़ो, आम लोगों ने भी खरीदने बंद कर दिए। तो चलो जानते हैं कि इन्होंने वो कौन सी गलतियां की जिनकी वजह से रीबॉक कंपनी आज मार्केट से ऑलमोस्ट गायब हो चुकी है। फर्स्ट है नेग्लेक्टिंग कोर स्ट्रेंथ्स। 1990s में रीबॉक अपने कैजुअल स्नीकर्स के लिए जाना जाता था, बट इन्होंने नाइकी की सक्सेस को देखते हुए परफॉर्मेंस फुटवेयर बनाने स्टार्ट कर दिए और इस एक स्टेप की वजह से रीबॉक का फोकस अपने लॉयल कस्टमर से हट गया। रीबॉक से गलती ये हुई कि इन्होंने एथलेटिक सेगमेंट में घुसने का ट्राई किया जहां नाइकी ऑलरेडी डोमिनेट कर रहा था। अब एथलेटिक सेगमेंट में तो ये ज्यादा कुछ गेन नहीं कर पाए, पर हाँ उसके चक्कर में इन्होंने अपनी यूनिक मार्केट पोजीशन जरूर खो दी। रीबॉक ने कैजुअल और एरोबिक्स फुटवेयर में जिस ब्रांड आइडेंटिटी को बनाने में सालों लगाए थे वो अब खराब हो चुकी थी। इसके अलावा रीबॉक ने मार्केट में वापस आने के लिए ट्रेंड्स को कॉपी करना स्टार्ट कर दिया।
जहां ये एक टाइम वुमेन्स फुटवेयर के लिए जाने जाते थे, वहीं आज ये कैजुअल, स्पोर्ट्स, एथलेटिक और इवन किड्स के लिए भी शूज बनाने लगे। अब इससे एक तो ब्रांड की प्रोडक्ट लाइन क्लटर्ड हो गई और दूसरा कस्टमर्स को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि रीबॉक आखिर टारगेट किस सेगमेंट को कर रहा है। सेकंड है मिस्ड मार्केट अपॉर्चुनिटीज। सॉकर वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट है, इसीलिए नाइकी और एडिडास ने इस मार्केट का एक बहुत बड़ा शेयर कैप्चर कर लिया है। बट रीबॉक इस मार्केट में बहुत लेट आया और आने के बाद भी कोई खास एफर्ट्स नहीं दिखाए। जहां नाइकी और एडिडास सॉकर स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज और फीफा वर्ल्ड कप में हेवीली इन्वेस्ट कर रहे थे, वहीं रीबॉक ने ऐसा कुछ नहीं किया और ग्लोबल सॉकर मार्केट को भी खो दिया। इसके अलावा अगर हम अर्ली 2000s की बात करें तो उस टाइम मेन स्ट्रीम मीडिया पर रनिंग को बहुत पॉपुलैरिटी मिल रही थी, लोगों में मैराथन का क्रेज बढ़ रहा था, पर रीबॉक तब भी सो ही रहा था। उस टाइम भी इन्होंने अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने दिया। अब चलो एक बार को मान भी लेते हैं कि सॉकर और रनर शूज में रीबॉक की स्पेशलाइजेशन नहीं थी, बट व्हाट अबाउट फिटनेस एंड क्रॉसफिट? 2003 के आसपास जब पूरी दुनिया में बोथ मेन एंड विमेन फिटनेस को अडॉप्ट कर रहे थे, तब भी रीबॉक टाइम पे मार्केट में नहीं आ पाया और ऐसे इन्होंने फिटनेस मार्केट को भी लूज कर दिया। अब इन सब चीजों से ये क्लियरली पता चलता है कि रीबॉक को अपॉर्चुनिटीज तो बहुत मिली, पर इन्होंने उन पर ध्यान ही नहीं दिया। थर्ड है ओवर प्रोडक्शन। नो डाउट रीबॉक के पास बहुत बड़ा कस्टमर बेस था, बट प्रॉब्लम ये थी कि ये उन प्रोडक्ट्स की भी बहुत ज्यादा इन्वेंट्री रखते थे जिनकी मार्केट में डिमांड ही नहीं होती थी, जिसकी वजह से वो सरप्लस प्रोडक्ट्स कभी फुल प्राइस पर सेल ही नहीं हो पाते थे। पर सेल करने जरूरी भी होते हैं और वो भी जल्द से जल्द, क्योंकि एक्सेस इन्वेंट्री पर स्टोरेज, वेयर हाउसिंग और मैनेजमेंट कॉस्ट तो लगती है, साथ ही वेरिएबल आइटम्स बहुत जल्दी आउट ऑफ ट्रेंड भी हो जाते हैं। ऊपर से अगर मार्केट में डिमांड ही ना हो तो फिर एक ही रास्ता बचता है, क्लियरेंस सेल, और रीबॉक ने यही किया। इन्होंने टाइम टू टाइम डिस्काउंट्स और सेल्स प्रोवाइड करनी स्टार्ट कर दी। अब इससे इन्वेंट्री क्लियरेंस में तो हेल्प मिली, पर प्रॉब्लम ये हो गई कि अब कस्टमर्स फुल प्राइस पर खरीदने के बजाय सेल्स का इंतजार करने लगे, और यही वो पॉइंट था जहां से रीबॉक के लिए रिकवर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया। हुआ क्या कि रीबॉक ने जो कांस्टेंट सेल्स और डिस्काउंट्स प्रोवाइड किए, उसकी वजह से कंज्यूमर्स की नजर में ब्रांड की वैल्यू खत्म होने लगी, और अब तक रीबॉक को भी ये पता चल चुका था कि कांस्टेंट सेल की वजह से अब उनके ब्रांड की वो प्रीमियम इमेज नहीं रही। लोग अब इन्हें चीप ब्रांड की तरह कंसीडर करने लगे हैं। इसके अलावा रीबॉक के डिक्लाइन का फोर्थ और फाइनल रीजन था डाइल्यूशन ऑफ ब्रांड आइडेंटिटी। 2004 के आते आते रीबॉक अब अपने घुटनों पर आ चुका था, तो ऐसे में इन्होंने कंपनी को स्ट्रेंथन करने के लिए मर्जर के बारे में सोचा, और वो भी एडिडास के साथ। और अगले ही साल 2005 में एडिडास ने रीबॉक को $3.8 बिलियन में खरीद लिया। पर डील के टाइम रीबॉक ने ये क्लियर किया था कि उनके शूज उन्हीं के ब्रांड नेम से सेल होंगे, इसीलिए आप देखोगे कि आज भी रीबॉक अपने ही ब्रांड नेम से प्रोडक्ट सेल करता है। बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ओनर अब एडिडास है और रीबॉक उसका कॉम्पिटिटर था, तो ऑब्वियसली वो रीबॉक की बजाय अपने ब्रांड को ही ग्रो करेंगे। इसीलिए एक्विजिशन के बाद भी रीबॉक में कोई मेजर इनोवेशन नहीं हुआ, जिसकी वजह से एडिडास की स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस के सामने रीबॉक ब्लर आउट हो गया। और आज हालत कुछ ऐसी है कि रीबॉक अपनी टारगेट ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहा, जिससे एक आइडेंटिटी क्लैश हो रहा है और ब्रांड की लॉयल्टी खत्म हो रही है। कस्टमर्स अब फुटवेयर के लिए रीबॉक की जगह उन ब्रांड्स की तरफ जा रहे हैं जो उनकी नीड्स और प्रेफरेंसेस को क्लियरली समझ रहे हैं। तो चलो ये तो थी रीबॉक के डाउनफॉल की कहानी, पर अब सवाल ये उठता है कि क्या रीबॉक वापस से अपनी नंबर 1 पोजीशन पर आ सकता है, और अगर हाँ तो कैसे? वेल, इन 4 चीजों को सही करके। फर्स्ट है रीडिफाइनिंग ब्रांड आइडेंटिटी। सबसे पहले तो रीबॉक को अपनी ब्रांड आइडेंटिटी को रीडिफाइन और क्लैरिफाई करना पड़ेगा, यानी इन्हें इस मॉडर्न मार्केट में कुछ रेलिवेंट फुटवेयर्स बनाने पड़ेंगे। दूसरा, फिटनेस और कैजुअल फुटवेयर में इनकी बहुत पुरानी लेगेसी रही है, तो ये अभी भी उन कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं जो हिस्ट्री और क्वालिटी को समझते हैं, और ट्रस्ट की वजह से वो लोग इनके प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे भी। इसके अलावा इन्हें हर सेगमेंट में अपनी नाक घुसानी बंद करनी होगी। रीबॉक ने क्रॉसफिट प्रोडक्ट्स में काफी अच्छा परफॉर्म किया था, तो अगर ये क्रॉसफिट या नॉर्मल फिटनेस लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाने फिर से शुरू कर दें, तो एटलीस्ट इंडिया में तो ये फिर से स्टैंड आउट कर ही सकते हैं। क्योंकि आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में स्पोर्ट्स और फिटनेस सेगमेंट में ना तो नाइकी टॉप पर आता है और ना ही एडिडास। यहाँ एक तीसरे ही ब्रांड का बोलबाला है, जिसका नाम है डीकैथलॉन। इसीलिए कहता हूँ रीबॉक अगर चाहे तो बड़े आराम से इंडियन मार्केट को रूल कर सकता है। सेकंड है इन्वेस्टमेंट इन इनोवेशन। रीबॉक आज मार्केट में जितना पीछे है, उस हिसाब से इनोवेशन इनके लिए बहुत जरूरी चीज हो जाती है। हाँ, ब्रांड को अपने क्लासिक डिजाइन जरूर रखने चाहिए, पर साथ ही फैशन एंथुसियास्ट के लिए नए प्रोडक्ट्स भी तो डेवलप करने पड़ेंगे। आप अपने आसपास ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि आजकल लोग बहुत ज्यादा एजुकेट हो गए हैं, फिर चाहे वो प्रोडक्ट डिजाइन हो, मटेरियल हो या परफॉर्मेंस फीचर्स हो, इन्हें अब हर चीज बेटर चाहिए।
क्योंकि लोग अब फिटनेस को सीरियसली लेने लगे हैं। स्टैटिस्टा की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हेल्थ एंड फिटनेस मार्केट 12% से ग्रो कर रहा है, विच मींस लोग एक्टिव लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स को ढूंढ रहे हैं जो कंफर्ट, सपोर्ट और परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर सके। तो अगर रीबॉक को फिर से स्टैंड आउट करना है तो इनको अपनी ओल्ड एक्सपर्टीज के साथ कुछ कमाल के नए प्रोडक्ट्स बनाने होंगे। थर्ड है स्ट्रेंथनिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। रीबॉक ब्रांड की खुद की अपनी कहानी है और अगर ये चाहे तो मार्केटिंग के लिए उस स्टोरी को यूज करके ऑडियंस के साथ रिकनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही अब तो सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू भी ये बहुत जल्दी वाइडर ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर यंग जनरेशन वहीं से अपना बाइंग डिसीजन लेती है। इसके अलावा अगर ये स्पोर्टिंग इवेंट्स, फिटनेस प्रोग्राम्स और फैशन शोज को स्पॉन्सर करें तो यहाँ से भी इनकी विजिबिलिटी जरूर बढ़ेगी। फोर्थ है एंगेजिंग विद कंज्यूमर ट्रेंड्स। पता है नाइकी को आज यंग जनरेशन इतना पसंद क्यों करती है? क्योंकि वो ट्रेंड को समझते हैं। आज लोग फुटवेयर को सिर्फ यूटिलिटी प्रोडक्ट की तरह नहीं देखते, इनके लिए ये एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। इसीलिए आप देखोगे कि यंगस्टर्स में नाइकी के लिमिटेड एडिशन शूज का अलग ही क्रेज रहता है। इसी तरह अगर रीबॉक भी अपने प्रीमियम लिमिटेड एडिशन शूज मार्केट में लाए तो शायद लोग इनके शूज भी खरीदना स्टार्ट कर दें। साथ ही अगर ये सोशल मीडिया और फिजिकल स्टोर्स पर Q&A स्टार्ट कर दें तो इन्हें ये पता लग सकता है कि कस्टमर्स को एग्जैक्टली क्या चाहिए, जिससे ऑब्वियसली ये बेटर प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।